दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे ट्रेडर के बारे में बताने वाला हूं जिन्हें आप किंग ऑफ स्टॉक मार्केट बोल सकते हैं। वॉरेन बफे की जो स्टॉक मार्केट के अंदर रिटर्न्स है वो है लगभग 19 से 20% की। 20% के CAGR से वॉरेन बफे ने पैसा बनाया है। पर जिनकी मैं बात कर रहा हूं उन्होंने पिछले 30 सालों से लगातार 66% की एनुअल रिटर्न्स डिलीवर करी है। जब वर्ल्ड के अंदर क्राइसिस चल रही थी, मार्केट क्रैश कर रहा था, कोविड में 2020 उनकी एनुअल रिटर्न्स थी 76% की। 2008 के अंदर जब पूरे वर्ल्ड के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे तब उनका जो फंड है मेडेलियन फंड उसने 82% की नेट प्रॉफिट गेन करे हैं और S&P 500 37% गिर गया। तो एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने मार्केट गिरने पर भी पैसा बनाया, वॉरेन बफे की रिटर्न से बहुत ज़्यादा पैसा बनाया, उनके बारे में आज हम डिटेल में समझेंगे। अगर आपको अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि 66% की रिटर्न कितनी भयंकर होती हैं तो अभी आपको मेरे एग्जाम्पल से समझ आएगा। उनकी नेट रिटर्न्स थी लगभग 40% के आसपास। तो हम एक लमसम कैलकुलेटर में चलते हैं। अगर आप 1000 रुपये को 30 सालों के लिए कंपाउंड होने दें 40% की रिटर्न्स पर, तो आपका 1000 रुपया बन जाएगा लगभग 2.5 करोड़ रुपया, 2.42 करोड़। 1000 रुपया 2.5 करोड़ बन जाएगा। ये इतनी बड़ी रिटर्न होती है। तो नेट रिटर्न इनकी जो 40% की अचीव हुई है, ये कैसे हुई है? ऐसे व्यक्ति के बारे में जिन्होंने पूरी स्टॉक मार्केट को हिलाकर रख दिया, आपको इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो शुरू करते हैं विद द स्टोरी ऑफ जिम साइमंस। और वॉरेन बफे उनके बारे में क्या बोलते हैं, सबसे पहले ये सुनिए। Yes, I got very rich. Very smart. Very smart and very rich, yeah. And very high grade, by the way. Yeah. Jim Simons. जब वॉरेन बफे इन्हें जीनियस बोल रहे हैं तो आपको इनकी लाइफ से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। देखिए, इनका जन्म होता है 1938 के अंदर यूएस में। इनकी PhD हो जाती है मैथमेटिक्स में सिर्फ 23 साल की उम्र में। अब 23 साल की उम्र में कोई MIT से मैथमेटिक्स पढ़ाई करेगा, फिर वो PhD कर लेगा तो उसकी जॉब लग जाती है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एज अ प्रोफेसर। तो वो पढ़ाना शुरू कर देते हैं मैथमेटिक्स। अब होता क्या है, उस टाइम में यूएस की लड़ाई चल रही होती है सोवियत यूनियन से। नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी इन्हें हायर करती है कोड ब्रेकिंग के लिए कि सोवियत यूनियन जो कोड वर्ड्स में बात कर रही है, कम्युनिकेशन सेंड कर रही है, इन कोड्स को हमारे लिए ब्रेक करो और बताओ ये क्या मैसेज भेज रहे हैं। तो जिम साइमंस वहाँ पर एक एल्गोरिथम डेवलप करते हैं। उस टाइम पे NSA को ऐसे लोग चाहिए थे जो जीनियस हो, जो स्मार्ट हो, जिन्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग आती हो। तो उस टाइम पर प्रायर एक्सपीरियंस है डिफेंस के अंदर नहीं है, वो मैटर नहीं करता था। NSA को फ्रेश ब्रेन्स चाहिए थे। तो जिम साइमंस को समझ आया जब NSA को फ्रेश ब्रेन्स चाहिए तो क्या स्टॉक मार्केट के अंदर जिन लोगों को ट्रेडिंग आती है सिर्फ वही पैसा बना सकते हैं, या जो लोग स्मार्ट हैं, जिन्हें मैथमेटिक्स फिजिक्स आती है, वो लोग पैसा बना सकते हैं। तो उनका इंटरेस्ट तो NSA के अंदर ही डेवलप होना शुरू हो जाता है स्टॉक मार्केट को लेकर, क्योंकि वो पैसा बहुत बनाना चाहते थे बट एज अ प्रोफेसर वो बहुत पैसा नहीं बना पा रहे थे। ऑल्दो आप कहोगे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर अगर कोई पढ़ाएगा तो उसकी सैलरी बहुत अच्छी होती है, बट जिम साइमंस को छोटा पैसा मंजूर नहीं था, वो एक्चुअल में बहुत बड़ा पैसा बनाना चाहते थे। अब NSA के अंदर जब वो काम कर रहे थे तो वियतनाम वॉर शुरू हो जाता है। अब जब वियतनाम वॉर शुरू होता है तो वो अपोज करते हैं कि वियतनाम वॉर गलत है, USA गलत कर रहा है। तो वो US को ही जब गलत बोलने लग जाते हैं तो क्या होगा? अगर आप एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो और आप अपने देश को ही गलत बोलोगे तो आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा, उन्हें भी जॉब से निकाल दिया जाता है। और उसके बाद वो दोबारा से टीचिंग के अंदर आ जाते हैं। वो न्यूयॉर्क के अंदर स्टोनी ब्रूक यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाना शुरू करते हैं। अब पढ़ाना तो वो शुरू कर रहे हैं, दोबारा जॉब तो करनी पड़ेगी बट पैसा बड़ा बनाना है। न्यूयॉर्क के अंदर सबसे बड़ा पैसा बनाने की जगह कौन सी है? वॉल स्ट्रीट। और वॉल स्ट्रीट उनकी यूनिवर्सिटी से ज़्यादा दूर नहीं थी। तो वो शाम को वॉल स्ट्रीट के ट्रेडर्स से बात करते थे। वो स्टॉक मार्केट के अंदर पैटर्न्स ढूंढने की कोशिश करते हैं और अपना मैथमेटिकल ब्रेन यूज़ करते हैं। 40 साल की उम्र में वो फाइनली रेनिजेंस टेक्नोलॉजी नाम से एक कंपनी को शुरू करते हैं। अब इस कंपनी का फोकस क्या होता है? इस कंपनी का फोकस होता है कि मैथमेटिक्स और कंप्यूटर्स के कॉम्बिनेशन के साथ ट्रेडिंग करना। ज़्यादातर लोग पहले क्या करते थे, अपनी गट फीलिंग, फंडामेंटल एनालिसिस, कंपनी की बैलेंस शीट्स को स्टडी करके
वो ट्रेडिंग के और इन्वेस्टिंग के डिसीजंस लेते थे। बट यहाँ पर इन्होंने मैथमेटिक्स को यूज़ किया। अब कुछ चीज़ें हैं जो इन्होंने अपनी ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर यूज़ करी थी, जो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करूँगा। नंबर 1, इन्होंने बोला कि मार्केट्स रैंडम नहीं होते, स्टॉक मार्केट में रैंडम कुछ नहीं होता। जबकि एक थ्योरी ये भी है कि स्टॉक मार्केट रैंडमनेस पे चलती है। इन्होंने बोला नहीं, अगर आप डेटा को एनालाइज करो तो पैटर्न्स मिलते हैं और मार्केट पैटर्न्स पर चलती है। हमने एक चार्ट पैटर्न के ऊपर अलग से पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आई बटन पे लिंक है, आप ज़रूर टाइम निकाल के उस प्लेलिस्ट को देखिएगा। आपको समझ आएगा कि प्राइस भी एक पैटर्न को फॉलो करते हैं और उन पैटर्न्स को अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो आप मार्केट में एक बड़े मूव को पहले से कैप्चर कर सकते हो। ये उन्होंने सिर्फ चार्ट्स में एनालाइज करके नहीं करा, इन्होंने कंप्यूटर को बोल दिया भाई पैटर्न फाइंड आउट करो और उस पर हम ट्रेड करेंगे। दूसरी चीज़, इन्होंने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी शुरू करी। वॉरेन बफे जहां पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर बिलीव करते थे, ये बात करते थे भाई शॉर्ट टर्म की ट्रेड करो, प्रॉफिट बनाओ, निकलो। एक बार इन्होंने क्या किया, इनके एल्गोरिथम ने फाइंड आउट किया कि जो ब्रिटेन का पाउंड है वो बहुत वीक चल रहा है और अब ये यहां से ऊपर जाने वाला है। अच्छा, कमाल की बात है, जिम सैमंस उस टाइम पर एक बीच पर बैठे थे अपने फ्रेंड के साथ। अब इनकी एल्गोरिथम ने बोला कि भैया पाउंड ऊपर जाएगा। अब इन्हें ब्रिटेन की इकॉनमी के बारे में कुछ नहीं पता, पाउंड को स्टडी नहीं किया, बट इन्होंने सबसे पहले जो शुरू किया था ना, वो स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स के साथ ट्रेडिंग शुरू नहीं करी थी, इन्होंने करेंसी मार्केट के साथ ही ट्रेडिंग शुरू करी थी। और करेंसी मार्केट के अंदर जो तीसरी चीज़ है वो तो मैं आपको बताऊंगा। जब इन्होंने पाउंड को खरीदा तो उनका बहुत शॉर्ट टर्म के अंदर बहुत बड़ा मुनाफा हुआ। अब करेंसी मार्केट के अंदर इन्होंने तीसरी चीज़ आइडेंटिफाई करी कि मीन रिवर्जन होता है। अब मीन रिवर्जन के ऊपर और भी बहुत सारी थ्योरीज हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन को भी लोग फॉलो करते हैं कि अगर डेविएट होता है कोई स्टॉक तो अपने मीन तक पहुंचता है। तो इन्होंने कंप्यूटर को ये सारे एल्गोज दिए कि अगर मीन रिवर्जन हो, कोई एबनॉर्मली हो मार्केट में तो भी ट्रेड करो। ये फोर्थ पैटर्न था इनका ट्रेड करने का। एबनॉर्मली क्या होती है? एक आप निफ्टी को देखते हो, आप एक निफ्टी के फ्यूचर को देखते हो, यहाँ पर आपको एडिटर भी दिखाएंगे। निफ्टी का प्राइस और निफ्टी के फ्यूचर का प्राइस अलग होता है। जनरली फ्यूचर का प्राइस ज़्यादा होता है, कभी कभी ऐसा रेयर केस में होता है कि फ्यूचर का प्राइस कम हो जाता है। तो यहाँ पर एक एबनॉर्मली क्रिएट हो गई। अब इसे ट्रेड किया जा सकता है। ये स्टॉक्स के साथ बहुत होता है। स्टॉक का प्राइस और स्टॉक के फ्यूचर का प्राइस, जैसे रिलायंस का प्राइस और रिलायंस के फ्यूचर का प्राइस अलग अलग होगा, बट ऐसा रेयर केस में होता है कि फ्यूचर का प्राइस कम हो जाए। जब मार्केट गिर रही होती है तब भी ऐसा होता है। अब ये भी एक तरीके की एबनॉर्मली है। या फ्यूचर का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो वहां पर फ्यूचर को शॉर्ट मारा जा सकता है और स्पॉट को खरीदा जा सकता है। इन्होंने इस तरीके की भी अप्रोच निकाली और इस ट्रेडिंग पैटर्न के अंदर भी शॉर्ट टर्म में पैसा बनने लग गया। तो इन्होंने फोर्थ, जैसे मैंने आपको बताया कि एबनॉर्मलीज पर ट्रेड किया। फिफ्थ, इन्होंने लेवरेज लिया। वॉरेन बफे जहां पर कैश के अंदर ट्रेड करते हैं, हम सब जानते हैं कि वो इन्वेस्टर है, वो स्टॉक्स को खरीदते हैं। इन्होंने कहा लेवरेज पे लेते हैं ना। अब लेवरेज पे लेने का मतलब क्या है, इसे समझते हैं। कोई स्टॉक है 100 रुपये का, ठीक है, 100 रुपये का स्टॉक है। अगर मैं उसके सिर्फ 20 रुपये दूं तो इसे बोलेंगे कि मैंने 5 गुना लेवरेज पे स्टॉक को ले लिया। अब जर्नली क्या होता है, क्या स्टॉक का प्राइस 20% गिरेगा? क्योंकि अगर 20% गिरेगा तो मेरा 20 रुपये का पूरा नुकसान हो जाएगा। बट इन्होंने आइडेंटिफाई किया भैया 20% के करेक्शन जनरली नहीं आते, बट अगर वो 20% बढ़ा तो मेरा 100% का प्रॉफिट होगा। इसे समझिएगा, अगर कोई स्टॉक 100 रुपये का है और किसी आदमी ने पूरे 100 रुपये दिए उसके, तो अगर स्टॉक का प्राइस 120 हुआ तो उस आदमी को सिर्फ 20 रुपये का मुनाफा होगा। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 20% की आएगी। बट अगर किसी ने सिर्फ 20 रुपये दिए और 20% ही बढ़ा तो 20 रुपये बढ़ने पर इस आदमी की 100% की रिटर्न आ जाएगी। अब एडिटर ने इलस्ट्रेशन से समझाया होगा तो आपको समझ आएगा कि 100% की रिटर्न मैटर करती है। इन्होंने लेवरेज लिया और क्योंकि लेवरेज लिया इसलिए इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा बनाया। देखो, बाकी की जो इनकी सिस्टम्स हैं वो इसे बोलते हैं लोग ब्लैक बॉक्स एल्गोज हैं। ब्लैक बॉक्स एल्गोज वो होती हैं जिन एल्गो के पीछे का लॉजिक हमें नहीं पता होता, क्योंकि इन्होंने सिर्फ खुद से काम नहीं किया, इन्होंने वर्ल्ड के टॉप PhD होल्डर्स जो फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में PhD थे, उन्हें हायर किया। अब जिम सैमंस के मुंह से खुद सुनिए वो क्या बोलते हैं। We just hired smart people. My algorithm has always been, you get smart people together, you give them a lot of freedom, create an atmosphere where everyone talks to everyone else. They're not hiding in a corner with their own little thing.
they talk to everybody else, and you provide the best infrastructure, the best computers and so on that people can work with, and make everyone partners. So that was the model that we used in Renaissance. So we would bring in smart folks, and they didn't know anything about finance. अब यहाँ पर जैसे जिम सैमंस ने बताया कि मुझे स्मार्ट लोग चाहिए, ऐसे लोग जिनके पास ट्रेडिंग में एक्सपीरियंस ना हो बट दे आर वेरी स्मार्ट, उनके पास पीएचडी है मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, तो ऐसे लोगों के साथ हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं. एंड दैट इज व्हाट ही एग्जैक्टली डिड. तो जिम सैमंस की जो ट्रेडिंग फिलॉसफी है, अगर मैं उसके कोर आइडियाज आपको बताऊं तो नंबर 1, डेटा इज एवरीथिंग. डेटा सब कुछ है. डेटा के ऊपर ट्रेड करने को ही हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस ट्रेडिंग बोलते हैं. ज़्यादातर लोग सिर्फ चार्ट को देखते हैं या फिर फंडामेंटल एनालिसिस को देखते हैं. जब हम डेटा पे ट्रेड करने की बात करते हैं तो इसे हम बोलते हैं कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस करके हम ट्रेडिंग कर रहे हैं. अगर आप इंडियन मार्केट के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं, वो भी क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बेसिस पर, तो मैं आपको क्वांट्स ऐप सजेस्ट करना चाहूँगा. इसे मैं खुद भी यूज़ करता हूँ. तो क्वांट्स ऐप के ऊपर जब आप जाओगे तो ये बड़ी कॉम्प्लेक्स सी एप्लीकेशन आपको दिखेगी. आपको दिखेगा यार यहाँ पर पता नहीं क्या क्या डेटा है, ये क्या है. अब जो रियल ट्रेडर्स हैं वो इन सारे डेटा का यूज़ करना जानते हैं. यहाँ पर कुछ मेरे फेवरेट इंडिकेटर्स बोल लो, जैसे कि ये ट्रैप इंडिकेटर है. अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो मुझे बड़ा मज़ा आता है जहाँ पर कॉल राइटर ट्रैप हुए हैं, पुट राइटर ट्रैप हुए हैं. अगर कॉल राइटर ट्रैप हुए हैं मतलब प्राइस ऊपर फट रहा था, राइटर ट्रैप हो गए हैं तो प्राइस और ऊपर जा सकता है. और पुट राइटर ट्रैप हुए हैं तो प्राइस गिर सकता है. तो यहाँ पर ट्रेडिंग के सिग्नल जनरेट होते हैं और यहाँ पर रिटर्न भी दिखाते हैं कि इनकी कितनी % रिटर्न बन रही है. तो जिनमें नेगेटिव रिटर्न है वो यहाँ पर दिखेगी, और जिन स्टॉक्स के अंदर जिस दिन सिग्नल आया था, सिग्नल की डेट आती है और उसने अभी तक कितना % रिटर्न दिया, तो 18% का रिटर्न यहाँ पर कैप्चर्ड है. अब 18% का रिटर्न स्टॉक के प्राइस में, तो ऑप्शन में कितना पैसा बनेगा मुझे बताने की जरूरत नहीं है. ये एक चीज़ है जो मैं फॉलो करता हूँ. दूसरा सीजनैलिटी, इसके ऊपर तो मैं बात करता ही हूँ. प्राइस सीजनैलिटी को आप स्टडी कर सकते हो. तो यहाँ पर अगर हम जाएंगे तो मैं डेटा देखता हूँ. यहाँ पर 24 साल का डेटा अवेलेबल है. ऐसा आप देखोगे पता नहीं क्या है, बट इसे आप टेबल फॉर्म में कर लोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा. अब इसका मतलब क्या है कि एवरेज मंथली जो एवरेज आ रही है निफ्टी की, कौन कौन से महीनों में नेगेटिव है. जब नेगेटिव है तो मुझे लॉन्ग ट्रेड्स नहीं बनाने, शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी जनवरी फरवरी में, तो मैं ज़रूर ट्रेड करना चाहूँगा. और जैसे कि यहाँ पर बाकी महीने हैं जब एक्सट्रीमली पॉजिटिव है, जैसे दिसंबर इज़ गुड, आप पॉजिटिव काफ़ी अच्छा है, नवंबर पॉजिटिव है, तो इन महीनों में आप ऊपर के लिए ट्रेड के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो. सो दिस इज व्हाट, जब हम बोलते हैं डेटा को देखकर ट्रेड करना, दिस इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस. अगर आप कॉन्सेप्ट पर ट्रेड करना चाहते हो तो मैं कॉन्सेप्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जरूर दे दूंगा. आप यहाँ पर जाके साइन अप कर सकते हो और खुद भी इस ऐप को डिस्कवर कर सकते हो. इनके यहाँ पे लर्न पर जाओगे तो सारे ट्यूटोरियल्स और वीडियोस मिल जाएंगे, आप जाके सीख सकते हो. ओके, कमिंग बैक टू द कोर आइडियाज. अगर मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात करूँ, यस, ये शॉर्ट टर्म में ट्रेड करते थे, कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक ट्रेड करते थे. बट होता क्या था, टाइनी प्रॉफिट जरूर होते थे, छोटे छोटे प्रॉफिट लेते थे, बट इनकी ट्रेड्स मिलियंस में होती थी, तो ह्यूज गेन हो जाता था. ह्यूमन डिस्क्रिप्शन नहीं थी, कोई इमोशंस इन्वॉल्व नहीं थे, प्योर क्वांटिटेटिव मॉडल. कंप्यूटर बोलेगा, डेटा बोलेगा तो करना है तो करना है, बाहर निकलना है, ट्रेड लेना है तो लेना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है. इसलिए इन्होंने पैसा बनाया. फिर डाइवर्सिफिकेशन तो बहुत ही ज़्यादा करते थे, ठीक है, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होगा हम क्या करते हैं, सिर्फ बिटकॉइन में ट्रेड करना है या आपको निफ्टी में ट्रेड करना है तो निफ्टी में ही करेंगे. ये डाइवर्सिफिकेशन को फॉलो करते थे. एंड फाइनली मार्केट की इनएफिशिएंसीज पर ट्रेड करते थे. मिस प्राइसिंग होगी, आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी मिलेगी या कुछ स्टैटिस्टिकल पैटर्न मिलेंगे, उस तरीके से ट्रेड करते थे. और चार्ट पैटर्न्स जो हैं उनको भी आप जाके स्टडी कर सकते हो, आई बटन पे लिंक है. तो अगर मार्केट में पैटर्न्स है उनके ऊपर आप जाके स्टडी कर सकते हो. सो सीक्रेट जो समझ आया यहाँ पर इनकी सक्सेस के पीछे, कि इन्होंने पीएचडीज को हायर किया, ट्रेडर्स को नहीं. मतलब स्मार्ट पीपल होने चाहिए. ट्रेडिंग में एक्सपीरियंस है नहीं है ये मैटर नहीं करता. मशीन लर्निंग उस टाइम पे 1990s के अंदर किसी को पता भी नहीं थी, इन्होंने फॉलो किया. तो आज आप बोल सकते हो कि इन्होंने कॉन्स्टेंटली अडेप्ट किया. ऐसा नहीं था हर बार प्रॉफिट होते थे. मैं पढ़ रहा था तो जो इनकी विनिंग अगर आप देखोगे तो 50% के आसपास ही ट्रेड्स में पैसे बनते थे, बट जब बनते थे तो बड़े पैसे बनते थे. ये इंपॉर्टेंट है. और फिर इन्होंने सीक्रेसी बनाई रही. इनका जो, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ब्लैक बॉक्स इनके एल्गोज हैं, इसका मतलब है कि किसी को नहीं पता कि ये क्या ट्रेड कर रहे हैं, और इनके एम्प्लॉयज़ को भी बताना या लीक करना अलाउड नहीं था.
इंपॉर्टेंट क्या है कि इन्होंने जो इतना पैसा बनाया, सवाल ये है दुनिया के सबसे अमीर आदमी क्यों नहीं बन गए? ये इसलिए नहीं बन गए, इनके जो सिस्टम्स थे वो स्केलेबल नहीं थे। ऐसा नहीं था कि अगर आपके पास 10 करोड़ है या फिर 100 करोड़ है तो 100 करोड़ से भी सेम स्ट्रैटेजी जा सकती है। मार्केट के अंदर ना लिक्विडिटी होती है, अगर लिक्विडिटी खत्म हो जाएगी तो फिर आप उसके ऊपर ट्रेड नहीं कर सकते। तो ये कमोडिटीज़ में, करेंसीज में ट्रेड करते थे, तो जहाँ पर एक स्पेसिफिक लिक्विडिटी रहती थी। तो इनका मॉडल स्केलेबल नहीं था, इसलिए दुनिया के सबसे अमीर आदमी नहीं बन पाए। ये तकरीबन 10 बिलियन के आसपास की पोजीशन से ट्रेडिंग करते रहते थे। तो पॉइंट यहाँ पर यह है कि इन्होंने जो किया वो बहुत बड़ी चीज़ है, अपने लिए बहुत पैसा बनाया। $30 बिलियन की इनकी नेटवर्थ हो गई और इनके फंड ने 100 बिलियन से ज़्यादा बनाया। अब बाहर के लोग इस फंड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि पैसे चाहिए ही नहीं थे। इनके एम्प्लॉयज़ और इनिशियल इन्वेस्टर्स ही इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते थे। तो अगर आप बोलेंगे यार मुझे इस फंड में इन्वेस्ट करना है, पॉसिबल नहीं है। बट आप इनके जो आज मैंने आपको इनका सिस्टम थोड़ा सा क्रैक करने की कोशिश करी है, अगर आपने उससे कुछ सीखा तो आप अपना सिस्टम ज़रूर बना सकते हैं। फाइनली अगर आप ट्रेडिंग के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, खासकर क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर, तो आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के प्लेटफॉर्म पर जाके अपनी ट्रेडिंग जर्नी को शुरू कर सकते हैं। और अगर आप नए हैं तो आप डेमो ट्रेडिंग से भी शुरुआत कर सकते हो। यहाँ पर आपको इनिशियली $1000 फ्री मिलते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। उसके बाद आप अपना पैसा लगा के भी यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। मैं यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ, आप देख सकते हो मेरे ऑप्शंस के अंदर पोजीशंस भी हैं और ऑप्शंस में यहाँ पे डेली एक्सपायरी होती है। तो आप यहाँ पर मंथली, नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी में भी ट्रेड कर सकते हो और बिटकॉइन और इथेरियम दोनों के अंदर आप हेज लेके आप प्ले अराउंड कर सकते हो। सो दिस इज व्हाट यू कैन डू ऑन डेल्टा एक्सचेंज। डेल्टा एक्सचेंज का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, जिससे आपको ट्रेडिंग फीस में डिस्काउंट मिलेगा और एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। फाइनली अगर आपको इसी तरीके की वीडियोस इस चैनल के ऊपर चाहिए जिसमें मैं अलग अलग लोगों की जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हैं, सिस्टम्स हैं, उन्हें क्रैक कर कर आपको बताऊं, तो कमेंट में लिखिएगा वीडियोस। इससे मुझे समझ आएगा कि आप लोगों को और वीडियोस चाहिए। हम इसी तरीके की जो स्टॉक मार्केट की सक्सेसफुल लोगों की जर्नीज है वो आपको बताएंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं, जिससे आप इस तरीके की एक भी वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शेयर दिस वीडियो। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।